Hello students, class plus 2. Today we are going to continue with solid state and objective of today's video is imperfections or defects in solids. तो आज हम अपने इस वीडियो में सारे डिफेक्ट्स के बारे में और इम्परफेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो सॉलिड्स में होते हैं. व्हाट आर इम्परफेक्शंस? अगर हम देखें कि कोई भी परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है किसी क्रिस्टल के अंदर, लाइक हम कहते हैं कि एक क्यूब में पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और उन पार्टिकल्स का एक रेगुलर पैटर्न है और उस पैटर्न में अगर कोई चेंज आ जाए, कोई डेविएशन आ जाए, कोई डिपार्चर आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड इम्परफेक्शन. और क्यों आता है ये डिपार्चर, ये चेंज क्यों आता है? हो सकता है दो रास्ते हैं उसके चेंज आने के. हो सकता है कि क्रिस्टल के अंदर हीट आ जाए और हीट वो कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? सराउंडिंग से. या फिर क्रिस्टल के अंदर हम इम्प्योरिटीज डाल दें. तो ये दो रास्तों से पार्टिकल्स जो हैं वो अपने अंदर कोई चेंजेस अगर ले आते हैं तो उन चेंजेस को हम इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स बोलते हैं. डिफेक्ट्स दो तरह के होते हैं, मेजरली पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या है? जैसे कि हमने यहाँ पे अभी ये अरेंजमेंट बनाया, अगर सिर्फ एक ही किसी एक जगह पर या दो जगह पर कोई डिफरेंस आया तो उसे हमने क्या कह दिया? डिपार्चर. सिर्फ एक पॉइंट में या एक एटम, पॉइंट मीन एटम ओनली, एक ही लैटिस साइड पर या पॉइंट पे या एटम में अगर कोई डिपार्चर आए, डेविएशन हो, तो उसे हम पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे. अगर पूरी लाइन में आ जाए, पूरी रो में आ जाए, तो हम उसे लाइन डिफेक्ट करेंगे. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट. नाउ जो पॉइंट डिफेक्ट है, इट इज फर्दर of three types and these three types are stoichiometric, non-stoichiometric and impurity defects. और इन तीनों टाइप्स को हम वन बाय वन पढ़ेंगे. स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स वो होते हैं जिसमें केटाइन और एनाइन का रेशो सेम रहता है, इसलिए हम इनको इंट्रिंसिक डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं. यानी कि केटाइन और एनाइन का रेशो कैसे सेम रहता है, इसके हम फर्दर चार टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं. स्टोकियोमेट्री मीन्स कि रेशो को मेंटेन करना, और नॉन स्टोकियोमेट्रिक में केटाइन और एनाइन का रेशो जो है वो सेम नहीं रहता है, वो डिफर करता है, डिफरेंट हो जाता है, इसलिए उनको नॉन स्टोकियोमेट्रिक कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टोकियोमेट्री की फर्दर 4 टाइप्स करने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वैकेंसी डिफेक्ट. 4 टाइप्स के नाम कौन कौन से हैं? वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉटके डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट. जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हैं, दे आर शोन बाय नॉन आयोनिक सॉलिड्स. However, Frenkel and Schottky defect, they are shown by ionic solids. Frenkel defect is also known as dislocation defect. अब हम इन चारों को टर्न बाय पढ़ते हैं. वैकेंसी डिफेक्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है? वैकेंसी का मतलब क्या हुआ है कि अगर हमारे पास कोई क्रिस्टल लैटिस है और उसमें एक केटाइन और एक एनाइन मिसिंग हो गया. हालांकि यहाँ पे मैं केटाइन और एनाइन नहीं बोलूंगी. वाई? बिकॉज हमने कहा कि वो नॉन आयोनिक सॉलिड्स के अंदर होते हैं. तो हमने यहाँ पर क्या कि कुछ एटम्स अपनी जगह छोड़ के बाहर चले गए और अल्टीमेटली यहाँ पर क्या डेवलप हुई? वेकेंट लैटिस साइट्स. और ये काम कब होता है? जब उस क्रिस्टल लैटिस को हीट किया जाता है. हीट किया, एटम्स उठ के बाहर चले गए और अल्टीमेटली उन्होंने यहाँ पे वेकेंट लैटिस साइट्स बना दी, खाली जगह छोड़ दी, और इसी वजह से पूरे क्रिस्टल लैटिस की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है क्योंकि कुछ एटम्स बाहर निकल गए और वैकेंसीज ओरिजिनेट हो गई. सो दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट. नेक्स्ट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. व्हाट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट? इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच बीच में जो खाली जगह है, यहाँ में तो पार्टिकल्स थोड़े दूर करके लिख दिए हैं सो दैट कि इंटरस्टिशियल साइट्स अच्छे से आपको नजर आ जाएं. तो जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ आके रह रहे हैं? बाहर से कुछ पार्टिकल्स आए और इंटरस्टिशियल साइड पे आके रहना शुरू कर दिए. ये वैसे ही है जैसे कि एक क्लास में एक स्टूडेंट्स की ये वाली रो है और एक ये रो है और बीच में जो खाली जगह है. तो सपोज बाहर से स्टूडेंट आया, इस लाइन में भी जगह नहीं थी, इस लाइन में भी जगह नहीं थी, तो सेंटर में जो खाली जगह है तो एक टीचर ने वहां पे स्टूडेंट्स को बिठा दिया. तो दिस इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जहां पे पार्टिकल आए और उन्होंने इंटरस्टिशियल साइट ले ली. इससे डेंसिटी को स्टूडेंट्स क्या फर्क पड़ेगा कि डेंसिटी हमेशा इंक्रीज करेगी.
तो ये हमने दो डिफेक्ट पढ़े जो कि नॉन आयोनिक वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो कि नॉन आयोनिक सॉलिड शो करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट. तो अब हम देखते हैं बच्चों कि शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या हैं और उनमें डिफरेंस भी क्या, क्योंकि ये पेपर में डिफरेंस अक्सर आ जाता है. तो हम अगर शॉटकी की बात करते हैं, इसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनाइन मिसिंग होते हैं. इक्वल नंबर मीन्स अगर 5 कैटायन है तो 5 ही एनाइन बाहर है, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी. और अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है तो वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि हम इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनाइन बाहर. जैसे कि हमने कहा अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 20 बॉयज़ हैं 20 गर्ल्स हैं, तो रेशो क्या हुई बॉयज़ और गर्ल्स की 1:1. एक बॉय क्लास में से चला गया, एक गर्ल चली गई, तो रेशो क्या हो गई 19:9, यानी कि फिर से 1:1. वो जो रेशो है वो मेंटेन रह रही है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रह रही है. मींस जैसे कि हमने क्लास का अगर एग्जांपल लिया तो नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर सेम रह रहा है. हालांकि जिस बेंच से वो हिल के जाएंगे वो उस बेंच पे क्या आ जाएगी, जगह खाली हो जाएगी. सो वी ऑल्सो से दैट शॉटकी डिफेक्ट इज अ टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट ऑल्सो, क्योंकि वो जगह खाली हो गई जिस जगह से एटम उठ के चला गया. एटम्स आर मिसिंग, तो जहां से जा रहे हैं वो जगह अल्टीमेटली खाली होती जा रही है. अब फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर कैटायंस अपनी जगह छोड़ के बाहर जाते हैं और बाहर क्रिस्टल के बाहर नहीं चले जाते हैं. हमारे पास यहाँ पे कैटायंस हैं ऐसे, और कैटायन उठे और अपनी जगह छोड़ के बाहर चले गए, तो अल्टीमेटली बाहर कहाँ गए कैटायन, यहाँ पर जो इंटरस्टिशियल साइट है वहाँ पे चले गए. तो इससे डेंसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हैं वो क्रिस्टल के अंदर ही, क्रिस्टल के बाहर नहीं गए, सिर्फ अपनी लैटिस साइट से बाहर चले गए हैं. यहाँ पे तो बिल्कुल क्रिस्टल लैटिस से बाहर चले गए थे, इस वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी को क्या फर्क पड़ता है, डेंसिटी डिक्रीजेस. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो बनता है कि शॉटकी और फ्रैंकल में क्या डिफरेंस है. अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस इन डेंसिटी इन केस ऑफ शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट. नेक्स्ट और डिफरेंस क्या है, ये डिफेक्ट हाईली आयोनिक कंपाउंड्स जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हों और जिनमें कैटायन और एनाइन के साइजेस बिल्कुल लगभग सिमिलर होते हैं. जैसे सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होता है और सीजियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 होता है. तो ये एग्जाम्पल्स हैं जो शॉटकी डिफेक्ट शो करते हैं. अदर एग्जाम्पल्स सिल्वर ब्रोमाइड है, KCl है, KBr है, ये सारी इसकी एग्जाम्पल्स हैं. देन इस डिफेक्ट के अंदर कौन सी एग्जाम्पल्स आएंगी, ऐसे आयोनिक कंपाउंड्स की जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर लो होते हैं और जिनमें कैटायन और एनाइन के साइजेस में डिफरेंस होता है. इसमें सारे सिल्वर हेलाइड्स आते हैं. सिल्वर हेलाइड्स जाने के सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड. ऐसा क्यों, ये अक्सर क्वेश्चन आता है, बिकॉज सिल्वर आयन इज वेरी स्मॉल. अनदर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो फ्रैंकल डिफेक्ट की है दैट इज जिंक सल्फाइड. और क्यों, क्योंकि जिंक आयन का साइज स्मॉल होता है. दिस इज द रीजन वाई दीज टू शो दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट. देन टू नोट वर्दी पॉइंट्स, जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वो अल्कली मेटल हैलाइड्स शो नहीं करते हैं. ऐसा क्यों, क्योंकि अल्कली मेटल आयंस पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं और इनके साइजेस लार्ज होते हैं, और जिनके साइजेस लार्ज होंगे वो कैटायंस कभी भी इंटरस्टिशियल साइट में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इंटरस्टिशियल साइट तो खाली जगह है जो वॉइड वाली जगह है और वो छोटी होती है साइज में. तो जो अल्कली मेटल आयंस हैं वो तो बड़े साइज के होते हैं, वो इसमें फिट ही नहीं हो सकते हैं, इसलिए अल्कली मेटल हैलाइड्स फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करते हैं. अनदर नोटवर्दी पॉइंट इज सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि दोनों डिफेक्ट शो करता है, शॉटकी एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट. तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट सब करते हैं स्टूडेंट्स. जब भी रेशियो ऑफ कैटायन और एनाइन डिफरेंट हो, किससे, जो आइडियल केमिकल फॉर्मूला है, तो कोई कंपाउंड जिसका कि एक अपना आइडियल केमिकल फॉर्मूला है उसमें कोई डेविएशन हुई, डिपार्चर हुआ और कैटायन और एनाइन की रेशियो जो है वो पहले से चेंज हो गई, दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट. ऐसे डिफेक्ट्स
कैसे कैसे हो सकते हैं? दो रास्ते हैं, या तो मेटल एटम ज़्यादा पड़े हों या फिर मेटल एटम की डेफिशिएंसी हो। तो इन दो रास्तों से नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स अराइज होते हैं। लेट्स सी कि ये दोनों डिफेक्ट्स कैसे काम करते हैं, मेटल एक्सेस कैसे होती है और डेफिशिएंसी ऑफ मेटल एटम कैसे होती है। तो हम अब मेटल एक्सेस की हेल्प से पढ़ते हैं कि मेटल एक्सेस का मतलब क्या है। मेटल ज़्यादा होने का मतलब ये होता है, मेटल को ज़्यादा करना है, उसके फर्दर दो रास्ते हैं हमारे पास। एक तो एनाइन वैकेंसीज करवा दीजिए। व्हाट डज इट मीन कि एनाइन्स बाहर निकाल दो, अपने आप कैटाइन का नंबर अंदर ज़्यादा हो जाएगा। तो कैटाइन बाहर निकाल दिए, जब कैटाइन बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या डेवलप हुआ? होल। इस खाली जगह को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? होल डेवलप हुआ। अब इस होल में कौन आके रहने की कोशिश करेगा? इलेक्ट्रॉन। वाई? क्यों? क्वेश्चन ये राइज हुआ ताकि अंदर इलेक्ट्रिकल बैलेंस रहे, न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। इस वजह से इस होल की जगह पर, होल के अंदर इलेक्ट्रॉन आके रहने की कोशिश करता है। नेगेटिव आयन बाहर निकल गया, जिसे हमने एनाइन वैकेंसी बोला। एज ए रिजल्ट होल क्रिएट हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉन ने आके रहना है। क्यों रहना है? ताकि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। इन सेंटर्स को ग्रीक में एफ सेंटर्स के नाम से जानते हैं। एफ स्टैंड्स फॉर फारबे। फारबे मीन्स कलर, विच इज ए ग्रीक वर्ड, और इसका मतलब कलर होता है। दिस एफ सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ द क्रिस्टल। तो एफ सेंटर्स की डेफिनेशन क्या होगी? द साइट्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप होते हैं, जहां पर एनाइन वैकेंसीज आती हैं। और इसी वजह से जो क्रिस्टल्स हैं वो कलरफुल होते हैं। आपने कई बार देखा होगा स्टोन्स कई कलर्स के होते हैं, क्रिस्टल्स कई कलर के। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, हम जब भी सोडियम क्लोराइड को फ्लेम के अंदर डालते हैं तो गोल्डन येलो कलर की फ्लेम्स निकलती हैं। और ऐसा क्यों होता है? गोल्डन येलो कलर की फ्लेम्स इसमें से क्यों निकलती हैं? तो हमने एक क्रिस्टल लिया सोडियम क्लोराइड का, उसमें सोडियम वेपर, उसे रखा कहाँ पे? सोडियम वेपर के एनवायरनमेंट में। तो क्या होगा? जितना एक्सेस ऑफ सोडियम एटम होगा वो सोडियम क्लोराइड के सरफेस पे डिपॉजिट होना शुरू करेगा। जब इसके ऊपर सोडियम लगेगा तो उसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड डिफ्यूज होगा अंदर से और बाहर वाले सोडियम के साथ मिलेगा। और ऐसा करते हुए इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? लूज करेंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज बैक करेंगे क्रिस्टल्स में तो वो अब कहाँ चले जाएंगे? दे विल ऑक्यूपाई वेकेंट साइट्स, जो किसने क्रिएट की थी? क्योंकि अंदर से निकल के कौन आया था? सोडियम को बैलेंस करने के लिए क्रिस्टल के अंदर से क्लोराइड बाहर आया। तो जहां से क्लोराइड आया, एनाइन वैकेंसी आ गई, तो वहां पर जाके कौन रहना शुरू हो गया? इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन पहले बाहर निकले थे, डिफ्यूज बैक होने पर वो इलेक्ट्रॉन आके वेकेंट साइट्स, एनाइन वैकेंसीज में आके रहना शुरू कर दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? दे एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ वाइट लाइट। वो वाइट लाइट से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और उसका ट्रांसमिट, यानी कि जिस भी लाइट को वो एब्जॉर्ब करेंगे उसका ट्रांसमिटेड कलर फ्लेम को देंगे एंड दे इम्पार्ट येलो कलर टू द सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। तो सोडियम क्लोराइड को जब भी फ्लेम में डालते हैं येलो कलर की रेडिएशंस निकलती हैं, फ्लेम्स निकलती हैं। उसका रीज़न आपको अभी मैंने सारा बता दिया। अनदर एग्जाम्पल, लिथियम क्लोराइड को लिथियम के वेपर में हीट किया और वहाँ से पिंक कलर की फ्लेम्स निकलती हैं। पोटाशियम क्लोराइड को पोटाशियम के एनवायरनमेंट में हीट किया तो वॉयलेट कलर की रेडिएशंस आती हैं। मेटल एक्सेस होने का एक रास्ता हमने ऊपर डिस्कस किया एनाइन वैकेंसीज के जरिए। एक और रास्ता है और वो रास्ता क्या है? दैट इज बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइंस इन इंटरस्टिशियल साइट्स। हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस, ये पूरा, जिसके अंदर एक कैटाइन एनाइन हमने बनाया और कैटाइन जो है बाहर से और डाल दिए गए किसी भी वॉइड में या इंटरस्टिशियल साइट में, और उसी की एडजेसेंट साइट पे कौन आके रहना शुरू हुआ? इलेक्ट्रॉन अगेन। क्यों? इलेक्ट्रॉन फिर से क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा कैटाइन बाहर से आया और उसकी एडजेसेंट साइट पर, एडजेसेंट मीन्स यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, कहीं पे भी, ये सारी एडजेसेंट साइट्स ही हैं। तो यहाँ पर आके कौन रहना शुरू होगा? इलेक्ट्रॉन। वाई? टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया और ये कैटाइन कहाँ से आया? फॉर एग्जाम्पल लेते हैं जिंक ऑक्साइड। उसको जब हमने हीट किया तो वो टूट के जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ
ऑक्सीजन में और इलेक्ट्रॉन्स में। ये एक्स्ट्रा कैटाइन आ गया जो कि कहाँ पे रहेगा, मेन जगह पे तो उसको स्पेस नहीं मिला, लेकिन जो वॉइड थी इंटरस्टिशियल साइट उसमें वो जाके रहना शुरू हो गया और उसको बैलेंस करने के लिए उसी के साथ इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हुए। वो इलेक्ट्रॉन्स साथ वाली ही एडजेसेंट इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लेती हैं। तो ये दो रास्ते हैं मेटल को एक्सेस करने के। तो नेक्स्ट है मेटल डेफिशिएंसी। अब हम मेटल को डेफिशिएंसी करवाने जा रहे हैं, मीन्स मेटल डेफिशिएंट करवाने जा रहे हैं। कैसे? ये डिफेक्ट तभी होता है जब मेटल्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, और पीरियोडिक टेबल में देखें तो वेरिएबल वैलेंसी कौन शो करते हैं, दैट इज ट्रांजिशन मेटल्स। इस डिफेक्ट के अंदर कैटाइन्स मिसिंग होते हैं अपनी जगह से, और जो कैटाइन्स विद हायर चार्ज हैं वो एडजेसेंट साइड पे प्रेजेंट होते हैं। कैसे? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है फेरस ऑक्साइड का। अगर आयरन ऑक्साइड की बात करें, जो आयरन है वो अपनी दो तरह की वैलेंसेस शो करता है, +2 और +3, और ये ट्रांजिशन मेटल है, इसलिए एग्जांपल में ये आया। निकल ऑक्साइड, निकल भी ट्रांजिशन मेटल है, तो ये दोनों एग्जांपल यहाँ पे सुटेबल एग्जांपल्स हैं। मेटल डेफिशिएंसी की वजह से जो नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स अल्टीमेटली बनते हैं। नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स वो जिसमें कैटाइन और एनाइन का रेशियो फिक्स नहीं है। यहाँ पे लिखा है आयरन के पैर में एक्स, एक्स स्टैंड्स फॉर, एक्स वेरी करता है 0.93 से लेके 0.96 तक, और स्टैंडर्डाइज देखा जाए तो आयरन और ऑक्सीजन आइडियल फॉर्मूले में 1:1 में होते हैं, जबकि अगर मैं उसको एक्चुअली देखूं तो 0.95:1। तो कैटाइन और एनाइन का रेशियो वेरी कर गया। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, जो कि किस तरह से डेवलप हुए, मेटल डेफिशिएंसी से भी डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि कैटाइन अपनी जगह से बाहर गया, एक कैटाइन यहाँ से गया था, एक कैटाइन यहाँ से, ये वाली जगह, ये दोनों जगह से, और उसी टाइम पर एक जगह पे हाई चार्ज वाला आ गया। तो चार्ज तो पूरे क्रिस्टल का मेंटेन रहा, लेकिन एक जगह जरूर खाली हो गई। हमने दो जगह से, अलग अलग जगह से, एक पॉजिटिव यहाँ से, एक पॉजिटिव यहाँ से उठाया था, पर उसी टाइम पर हायर चार्ज वाली चीज यहाँ आ गई, दो पॉजिटिव इकट्ठा यहाँ आ गया। तो पूरे क्रिस्टल का चार्ज खराब नहीं हुआ, लेकिन एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो कैटाइन बाहर गया, और दिस इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंसी। तो ये मेटल डेफिशिएंसी कैसे आई, ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड और लास्ट डिफेक्ट, जिनको हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। ये डिफेक्ट्स कब आते हैं? जब कोई बाहर से फॉरेन एटम, बाहर से एटम आते हैं और वो लेटिस साइट्स पे पड़े होते हैं। किसकी जगह पर? होस्ट एटम की जगह पर। जो होस्ट था, जिसका असल में पूरा क्रिस्टल है, उसकी जगह पर ही खुद बाहर से आने वाला कोई भी फॉरेन एटम, जिसे हम इम्प्योरिटी भी कहेंगे, वो आके रहना शुरू कर देता है। किसी इंटरस्टिशियल साइट पे नहीं, खुद लेटिस साइट की जगह पर। तो एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज की वजह से उस क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, और इस प्रोसेस को टेक्निकली वी कॉल डोपिंग। डोपिंग सबने सुना होगा। डोपिंग के जरिए प्लेयर्स बहुत डोपिंग का प्रोसेस यूज करते हैं। अपने स्टैमिना को बूस्ट करने के लिए कई तरह के ड्रग्स ले लेते हैं, और इससे उनके बॉडी का स्टैमिना चेंज हो गया, जैसे हमारे क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। फॉर एग्जाम्पल, हमने सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लिया, ये सपोज सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, ये सोडियम आयन, ये क्लोराइड आयन, ये सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, लाइक दैट, ये सोडियम आयन्स और ये क्लोराइड आयन। जैसे ही इसमें इम्प्योरिटी डाली है स्ट्रोंशियम क्लोराइड की, तो देखा क्या गया, दो सोडियम आयन बाहर निकलेंगे, स्ट्रोंशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव होता है, तो एक जगह चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 सोडियम आयन बाहर निकले। किस किस जगह से निकले? ये जगह एक और एक, ये जगह, और एक स्ट्रोंशियम आके यहाँ रहना शुरू हो गया। इम्प्योरिटी वाला एक कैटाइन यहाँ रहा और एक जगह खाली हो गई। दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट दोनों में होता है, आयोनिक सॉलिड्स में भी होता है, कोवेलेंट में भी। ये जो सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल है, ये आयोनिक सॉलिड का है। अब हम कोवेलेंट सॉलिड्स में देखते हैं कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स कैसे आएंगे। तो स्टूडेंट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉलिड्स, इसमें बहुत ही क्वेश्चंस बनते हैं, है सिंपल, बिल्कुल सिंपल। देखिए, ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4। ग्रुप 14 से पहले होती है ग्रुप 13। ग्रुप 13 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3। एलिमेंट्स बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। इधर से ग्रुप 15, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5।
एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। अगर ग्रुप 15 को 14 में डाला जाए, देखो वर्ड्स में लाइन में चेंज आएगा। मैंने बोला ग्रुप 14 में 15 को डालना है, 15 की वैलेंसी ज्यादा है, तो ये जो इम्प्योरिटी हम डाल रहे हैं 15 की 14 में इम्प्योरिटी डाल रहे हैं, 15 को 14 में डाला, ये इम्प्योरिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। अगर मैं ग्रुप 13 के एलिमेंट को 14 में डालती हूँ तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कम है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी हो गई। तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी की बात करेंगे और एक बार हम इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी की बात करेंगे। तो पहले मैं इलेक्ट्रॉन रिच की बात करने जा रही हूँ। तो ग्रुप 14 में हमने 15 को मिलाया, इम्प्योरिटी 15 की डाल दी, हम इम्प्योरिटी डिफेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो हमने इम्प्योरिटी 15 की डाल दी 14 में। 14 की वैलेंसी तो 4 थी, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 थे, ग्रुप 15 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, यहाँ पे 4 तो एडजस्ट हो गए, एक इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ गया? वो तो फ्री रह गया, घूमता रह गया, डीलोकलाइज्ड रह गया। और इसकी वजह से जब दो ग्रुप आपस में मिले 14 और 15, तो कौन सी टाइप के सेमीकंडक्टर बने? एन टाइप के। क्यों एन टाइप के? क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी डाली है। और वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी डालेंगे तो हमारे पास अंदर होल क्रिएट होता है, क्योंकि 3 ने आके अपनी जगह ले ली और अब इलेक्ट्रॉन खाली नहीं, अब इसकी जगह पर होल, इसकी जगह खाली थी ना, लैटिस साइट खाली है और वहां पर होल डेवलप हो जाएगा और उसकी वजह से सेमीकंडक्टर्स बनेंगे पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स। दोनों में डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी डालने से एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी डालने से पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर विल बी फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोजन या कहीं कार्बन इज डोप्ड विद नाइट्रोजन। दो लाइंस में डिफरेंस कैसे है? कार्बन इज डोप्ड विद नाइट्रोजन, या फिर क्वेश्चन आ जाए नाइट्रोजन इज डोप्ड विद कार्बन। दोनों का एक मतलब बिल्कुल भी नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। मैंने लिखा है कार्बन इज डोप्ड विद नाइट्रोजन तो एन टाइप बनेगा और नाइट्रोजन इज डोप्ड विद तो पी टाइप बनेगा। ये देखने वाली बात है कि इम्प्योरिटी हम कौन सी डाल रहे हैं, इम्प्योरिटी का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये यहाँ का एक मेन क्वेश्चन जो बना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम अब एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि परसेंटेज ऑफ कैटाइन वैकेंसीज कैसे कैलकुलेट करनी है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटाइन वैकेंसीज के ऊपर न्यूमेरिकल आए तो हमने उसे कैसे सॉल्व करना है, तो उसका एक तो ये क्वेश्चन आपको बताया, इसे अलग कर देते हैं और अब न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं। इफ सोडियम क्लोराइड इज डोप्ड विथ 10⁻³ मोल % स्ट्रोंशियम क्लोराइड, तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटाइन वैकेंसीज। तो हमने सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लिया और इसकी डोपिंग करवाई, इसमें क्या डाला? 10⁻³ मोल %। इसका मतलब क्या हुआ? मोल % का मतलब क्या हुआ कि हमने स्ट्रोंशियम क्लोराइड की वैल्यू कितनी ली, अमाउंट कितनी ली? 10⁻³ मोल, किसके? स्ट्रोंशियम क्लोराइड के। और परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि अगर हम 100 मोल्स किसके लेते हैं? NaCl के, तो NaCl के 100 मोल्स और स्ट्रोंशियम क्लोराइड उसमें कितना डाला? 10⁻³ मोल। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर 100 मोल ऑफ NaCl इज इक्विवेलेंट टू 10⁻³ मोल्स ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड, तो एक मोल में कितना आएगा? दैट इज 10⁻⁵ मोल। तो सोडियम क्लोराइड के एक मोल के लिए हमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड कितना डालना पड़ेगा? 10⁻⁵ मोल। अब 2 सोडियम आयन अगर हटेंगे तो एक स्ट्रोंशियम आयन इंट्रोड्यूस होगा, तभी चार्ज बैलेंस होगा। तो यहां पर हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं? इसका मतलब क्या हुआ? जब 2 सोडियम बाहर निकले, ये 2 सोडियम निकले, एक जगह पे स्ट्रोंशियम ले लिया तो एक ही कैटाइन वैकेंसी बनी, एक कैटाइन वैकेंसी आई, ओनली 1 कैटाइन वैकेंसी। तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटाइन वैकेंसीज कैसे निकालेंगे बच्चों? ये जितने मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड के आए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कैटाइन वैकेंसीज, जो यहाँ पे 1 आई, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस
और मल्टीप्लाई बाय टोटल निकालने के लिए एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा पर मोल इतनी वैकेंसीज निकल आए। विद दिस योर दिस चैप्टर इज ओवर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।